इंडिया और ऑस्ट्रेलिया देखो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होती है। बाकी मेरे को लग रहा है दोनों ही टीम के अंदर ना बैटिंग डोमिनेट करेगी। बॉलिंग वाइज मेरे को उतना बड़ा वो कुछ दिखाने क्या है ना, बॉलिंग कुछ कर देगी। मेन है बैट्समैन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया कि कभी हम भूल जाऊं। हमें अपनी टीम, मेरा पहला नज़रिया यही है कि मैं मेरी टीम बैटिंग को ध्यान में रखते हुए बनाऊं। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में मेरे को लगता नहीं दोनों ही टीम का कोई भी स्पिनर उतना इफेक्टिव होगा। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, इन सबको ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन है ना, जो करंट स्क्वाड है वो ठीक खेल सकती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो फ्रेश आए हैं, जैसे कि रेनशो हो गया, मिच ओवन हो गया, जॉश फिलिपी हो गया, कूपर कॉनोली हो गया। ये स्पिन को ठीक खेलते हैं। लेफ्ट आर्म चाइना में वो कैसे खेलेंगे वो देखना पड़ेगा। और मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने इतने लेग स्पिनर खेले हैं अपने डोमेस्टिक बीबीएल के अंदर, तो मेरे को लगता नहीं कि इनको कोई दिक्कत होनी चाहिए कि हाथ रीड करने में, कि यार हाथ समझ रहे हो कि लेग स्पिन है कि अंदर आएगी बाहर आएगी। मेरे को लगता नहीं। देखो जो भी आपको ब्लैक सर्कल दिख रहा है ना, ब्लैक सर्कल मैंने उन प्लेयर्स पे मार्क करा है जिनके मैचअप अवेलेबल नहीं है, जहां से हम मैचअप के दम पे कुछ निकाल नहीं सकते। 10 बॉल, 5 बॉल, 7 बॉल, इतनी बॉल्स हैं या फिर इतनी भी नहीं है, तो ऐसे प्लेयर्स को मैंने ब्लैक सर्कल में मार्क करा है कि ये फ्रेश है, इनके मैचअप अवेलेबल नहीं है। तो स्क्रीनशॉट के ऊपर आपको बहुत सारे कलर्स दिख रहे होंगे, कलर्स वाली लाइन, कहीं ब्लू लाइन, कहीं पे ब्राउन लाइन, कहीं पे रेड लाइन, बहुत सारी लाइंस में ड्रॉ करता हूँ। हर लाइन का एक अलग मतलब होता है। तो जैसे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, देखो शुभमन गिल ने स्टार को बहुत बार खेला है, पर यहाँ पे मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है। ये जो ब्लू लाइन है स्काई ब्लू वाली, इसका मतलब क्या है कि स्टार्क शुभमन गिल को थोड़ी थोड़ी दिक्कत दे सकता है। स्काई ब्लू लाइन आपको जहां पे भी दिखे ना स्क्रीनशॉट के अंदर कि किसी दो प्लेयर के बीच में स्काई ब्लू लाइन है, तो समझ लेना उस बॉलर से, उस बैट्समैन को थोड़ी थोड़ी दिक्कत हुई है। पर देखो स्टार्क ने शुभमन गिल को दिक्कत दी है, और इस लाइन के ऊपर मैंने रिसेंट लिख रखा है। तो रिसेंटली जितने भी मैचेस खेले ना स्टार्क ने गिल के खिलाफ, वहां पे गिल को आउट करा है, उसको प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करी है गिल के लिए। और जो लाइन के ऊपर जो एरो है वो मैंने स्टार्क की तरफ रखा है। एरो हमको ये बता रहा है कि इस मैचअप में डोमिनेट कौन कर सकता है। तो इस मैचअप में अभी तक स्टार्क ने डोमिनेट करा है। तो ठीक है, स्टार्क वाला मैचअप समझ गए। स्टार्क थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है, और इस मैचअप के अंदर डोमिनेट स्टार्क कर रहा है शुभमन गिल को। अगला मैचअप है हेजलवुड के साथ में, जहां पे मैंने ब्राउन लाइन ड्रॉ करी है। ब्राउन लाइन का मतलब क्या है कि इस बॉलर को, इस बैट्समैन ने डिफेंसिवली खेला है। मान लो स्टार्क आ रहा है, उसको ठीक खेला है शुभमन, मतलब 90 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। हेजलवुड आ रहा है तो 70-80, मतलब स्ट्राइक रेट थोड़ी लो हो जाती है। तो हेजलवुड को इस तरह से गिल खेलता है आराम आराम से, क्योंकि हेजलवुड उस टाइप का बॉलर भी है। तो जहां पे भी ब्राउन लाइन ड्रॉ हुई है, उसका मतलब कि यहाँ पे डिफेंसिवली खेला है। इसका मतलब क्या है कि विकेट नहीं दे रहा है। हमें फैंटेसी में देखना है कि कौन रन बना रहा है, कौन रन बना सकता है, कौन विकेट ले रहा है। डिफेंसिव में उतने पॉइंट नहीं मिलते ना जितने विकेट में मिलते हैं। तो हेजलवुड को गिल ने आराम से खेला है, और एरो इस मैचअप का गिल की तरफ है कि यार गिल विकेट नहीं देगा, इसलिए मैंने इस मैचअप का डोमिनेशन गिल की तरफ रखा है कि यार विकेट नहीं देगा हेजलवुड को गिल। उसके बाद में रोहित शर्मा को स्टार्क और हेजलवुड, किसी से कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। विराट कोहली को स्टार्क से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेजलवुड ने पास में परेशान करा है, आगे भी कर सकते हैं। लेकिन हेजलवुड को विराट कोहली ने इतना खेला है, तो विराट कोहली को पता है हेजलवुड के सामने थोड़ा आराम से, मतलब विकेट संभल के खेलना है। तो ये बराबर वाला मैचअप है। यहाँ पे देखो मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी है। रेड लाइन का मतलब कि हेजलवुड ने विराट कोहली को काफी बार आउट करा है, लेकिन इस मैचअप के अंदर मैंने कोई भी एरो ड्रॉ नहीं करा है। ना हेजलवुड इस मैचअप में हावी है, आउट जरूर करा है लेकिन हावी नहीं है। ना विराट कोहली हावी है, आउट जरूर हुए हैं लेकिन रन्स भी बनाए हैं। समझ रहे हो? तो एक इक्वल मैचअप मान सकते हो। बस आउट ज्यादा हुआ है, हेजलवुड ने विराट कोहली को आउट ज्यादा करा है, इसलिए मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी है। बाकी और पूरी ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप में केवल एक हेजलवुड है विराट कोहली के लिए जो थोड़ा परेशान कर सकता है, बाकी और कोई दिखा नहीं। उसके बाद में श्रेयस अय्यर का देखो भाई। श्रेयस अय्यर के अगर आप मैचअप देखोगे ना, स्टार्क ने पास्ट में श्रेयस अय्यर को थोड़ी थोड़ी दिक्कतें दी हैं, इसलिए मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है। लेकिन जो एरो है वो अय्यर की तरफ है, यानी हाई चांसेस है अय्यर खेल जाएगा स्टार्क को। तो वो हमें ये बता रहे हैं दिक्कतें हुई हैं लेकिन हाई चांसेस है खेल सकता है। लेकिन जो हेजलवुड है ना, वहां पे रेड लाइन भी है, यानी आउट भी काफी बार करा है। लेकिन जो एरो है वो हेजलवुड की तरफ है कि हेजलवुड ने काफी बार आउट तो करा है, लेकिन हेजलवुड ने इस मैचअप में डोमिनेट भी करा है। तो अगर हेजलवुड के सामने श्रेयस अय्यर आया और नई बॉल हुई, तो हाई चांसेस है हेजलवुड फिर से आउट कर दे श्रेयस अय्यर को। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने मैचअप के साथ जो एक तो लाइन तो बनाई है रेड वाली, उसके नीचे न्यू बॉल भी लिखा है, तो पता तो होना चाहिए ना फर्स्ट कहाँ पे रहा है, ताकि पता हो। मान लो अगर पावर प्ले के, अगर आपको ऐसा लगता है
कि यार जो पावर प्ले के अंदर ये श्रेयस अय्यर आ जाएगा हेजलवुड के सामने, तो फिर हाई चांसेस है हेजलवुड आउट कर देगा श्रेयस अय्यर को। पर अगर पावर प्ले के बाद आता है तो चांसेस है खेल जाएगा, क्योंकि तब तक बॉल नहीं तो होगी नहीं ना, शॉट लग लग के बॉल पुरानी हो जाएगी, वो जो शार्पनेस होती है बॉल की, न्यू बॉल की, वो कम हो जाएगी, तो वहाँ पे चांसेस है खेल जाएगा हेजलवुड को अय्यर। लेकिन अगर न्यू बॉल के सामने आया तो जो पीछे हुआ है वो होने के फिर से ज़्यादा चांसेस है आउट होने के, अगर न्यू बॉल के सामने आया। और अगर मान लो ये हेजलवुड का स्पेल खत्म हो जाता है 5-6 ओवर का जो भी स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद में अय्यर की बैटिंग आती है, तो फिर अय्यर के सामने तो कोई थ्रेट होगा ही नहीं। तो अय्यर बहुत ट्रिकी पिक है अपनी टीम के लिए। अगर आपको लगता है कि पावर प्ले में विकेट गिरेगा इंडिया का, तो इसका मतलब अय्यर की बैटिंग जल्दी आने वाली है, यानी आपको लगता है 2 विकेट चले जाएंगे इंडिया के, तो यानी पावर प्ले के आसपास अय्यर आ जाएगा, वहाँ पे हेजलवुड बॉलिंग करवा रहा होगा, तो फंसने के चांसेस होंगे। पर अगर आपको लगता है कि इंडिया सर्वाइव कर जाएगी और हेजलवुड का स्पेल या तो खत्म हो जाएगा या फिर अय्यर हेजलवुड के सामने तब आएगा जब बॉल पुरानी हो गई हो, तो फिर हाई चांसेस है अय्यर की निकाल देगा हेजलवुड को। तो इसलिए पता है, इसलिए मैं आराम से मैं स्टैट पे ज़्यादा फोकस नहीं करता कि किसने कितने रन बनाए, किसका रिकॉर्ड किया, वो सब जाए साइड में। इंपॉर्टेंट है कि अभी हमको प्लेयर को समझना है कि कौन किस पे फंस रहा है, क्यों फंस रहा है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कौन किस पे फंस रहा है और ये भी बताता हूँ क्यों फंस रहा है, समझ रहे हो। विराट कोहली और हेजलवुड का सिंपल रिश्ता है, वो विराट कोहली हेजलवुड एक ही आउटसाइड ऑफ स्टंप से बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर, तो विराट कोहली को कहीं ना कहीं तो मारना पड़ेगा ना चौका छक्का रन बनाने के लिए, तो वहाँ पे हेजलवुड फंसा लेता है। लेकिन विराट कोहली मार भी देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हेजलवुड आते ही आउट करता है विराट कोहली को, ऐसा नहीं है। विराट कोहली रन बनाते हैं लेकिन एट दी एंड फंसा लेता है कहीं ना कहीं से हेजलवुड, लेकिन तब तक रन हो जाते हैं 50, 60, 70। ऐसा भी होता है कि कभी कभी जल्दी आउट कर दे, पर वो बहुत कम हुआ है। पर ज़्यादातर यही हुआ है रन बनने के बाद आउट हुआ है, मतलब रन बनने के बाद हेजलवुड ने आउट किया विराट कोहली को। विराट कोहली को हमने समझ लिया, अय्यर को हमने समझ लिया। और अय्यर की एक बात बताया था, अय्यर ने अपना पुल शॉट काफ़ी इंप्रूव करा है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, एक्स्ट्रा पेस आता है, तो यहाँ पे कैसा वो पुल शॉट काम करे वो देखना पड़ेगा। पर हाँ, इम्प्रूवमेंट अय्यर ने पहले जो पुल मारता था उससे कई ज़्यादा बेटर करी है। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि अय्यर को शॉर्ट पिच से प्रॉब्लम है, तो अब नहीं है। पहले मैं भी बोलता था, वहाँ पे दिखता भी था कि है, पर अब नहीं है। पर अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि वो पिच की जो एक्स्ट्रा बाउंस और एक्स्ट्रा पेस आएगी ना, वहाँ पे कैसा वो पुल एग्जीक्यूट होता है वो देखना पड़ेगा। तो वो हमको मैच जब चलेगा तब देखना पड़ेगा। पर ओवरऑल फिलहाल अगर आपको अय्यर को लेना है तो तभी लेना जब आपको लगता है कि अय्यर की बैटिंग पावर प्ले के बाद आएगी, यानी हेजलवुड के स्पेल के बाद आएगी, या फिर बॉल जब थोड़ी पुरानी हो जाएगी 20-25 ओवर की तब आएगी, तब लेना। 14-15 ओवर के आसपास भी आई तब भी ले सकते हो, हाँ ले सकते हो। हेजलवुड क्या 5 ओवर पावर प्ले में डाल देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ओवर और डाल देगा अय्यर के सामने, पर हाँ निकाल सकता। वो वाला स्पेल नहीं होगा, वो जो लगातार वाला होता है ना, क्योंकि पावर प्ले में बैटिंग आ गई तो स्टार एक एंड से लगेगा, दूसरे एंड से हेजलवुड लगेगा, तो वो चलते जाएंगे 4-5 ओवर तक, तो वहाँ पे आउट होने के चांसेस ज़्यादा ही अय्यर के। पर अगर 15, 18, 20 ओवर के बाद बैटिंग आई तो इन दोनों में से या तो एक 2 ओवर डालने के लिए आ जाएगा, फिर दोनों ही हट जाएंगे, कोई और बॉलिंग करा रहा होगा, तो वहाँ पे अय्यर रन कर सकता है। ये सिंपल सा है, मैं आपको अंदर की बात ये बताता हूँ किसको कहाँ लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है। तो अय्यर के बारे में देखो, केएल राहुल है, और केएल राहुल ने बताया ऑस्ट्रेलिया के सामने मोस्ट ऑफ आप जो भी आप मैचेस चेक करोगे ना, हम सब स्कोर कार्ड चेक करते हैं ना हेड टू हेड के, तो भाई केएल राहुल ने हमेशा रन बनाए हैं। और रन बनाने का रीज़न क्या है, मैचअप स्ट्रॉन्ग है केएल राहुल के ऑस्ट्रेलिया के स्टार को, चाहे हेजलवुड हो। आईपीएल में देखा था ना, हेजलवुड के ओवर में 3-4 चौके मार देते बेंगलोर वाले मैच के अंदर, वो जो केएल राहुल जो बैट ऐसे कर रहे थे, अगर आपको ध्यान हो। तो मैचअप स्ट्रॉन्ग है, रन्स बन रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के सामने केएल राहुल काफ़ी अच्छे मतलब पिक है। और विकेट कीपिंग से विकेट कीपर्स को भी पॉइंट मिलेंगे, तो समझ रहे हो, केएल राहुल विकेट कीपिंग, केएल राहुल मैचअप पॉजिटिव, फिर केएल राहुल स्कोर, तो काफ़ी पॉइंट्स आ सकते हैं। तो राहुल को ड्रॉप मत करना, हो सकता है कुछ लोग ड्रॉप करके चले जाएं, बट राहुल को रखना। मैं तो अपनी टीम में राहुल को तो पक्का रखूँगा, मैचअप पॉजिटिव है, कोई ज़्यादा थ्रेट है नहीं। अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी के ज़्यादा मैचअप अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 बॉल के मैचअप होंगे, पर उसमें कोई मेरे को दिक्कत दिखी नहीं। 5-10 में क्या ही निकाल लेंगे भाई 5-10 बॉल के अंदर, पर आज ज़्यादा मेरे को कोई दिक्कत दिखी नहीं। और जिस अंदाज से देखो अक्षर पटेल की इंपॉर्टेंस टीम इंडिया के अंदर समझ लो, ऊपर सारे राइट हैंडर्स, लेफ्टी की जरूरत पड़ती है, अक्षर पटेल को राहुल से भी कभी कभी ऊपर भेज देते हैं। प्लस अक्षर पटेल 8-9-10 ओवर, थोड़ा सा अक्षर पटेल स्मार्ट बॉलर भी है, तो एक विकेट कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, समझ लो कहीं ना कहीं से आ जाता है। आप समझते हो ना कि यार कि इसको ड्रॉप कर दे, मतलब इसको नहीं लेते अक्षर पटेल को कि बॉलिंग से विकेट नहीं निकालेंगे,
पर कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि वो चालाक बॉलर है, चालाक बॉलर को पता होता है कि यार किसको कैसे फंसाना है, कहीं ना कहीं कोई तो फंसेगा ही ना। तो अक्षर पटेल की इंपॉर्टेंस ही है, कहीं ना कहीं से विकेट, बैटिंग से थोड़े बहुत रन, प्रमोशन होने के भी चांस है। तो अक्षर पटेल को ड्रॉप मत करना अपनी टीम से। उसके बाद में नीतीश कुमार रेड्डी, कोई मैचअप ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। बीजीटी के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी थी, लेकिन ये ओडीआई है और यहाँ पे पता थ्रेट होगा। नीतीश कुमार रेड्डी स्टार्क को जब जब अटैक करने गया था ना आईपीएल के अंदर, हमेशा आउट हुआ, और टेस्ट सीरीज के अंदर भी स्टार्क को इसने बहुत आराम से खेला। पर अब नीतीश कुमार रेड्डी देखो 7वें नंबर पर अगर खेला, यानी डेथ में बैटिंग करने का मौका मिलेगा, वहाँ पे इसको स्टार्क को मारना पड़ेगा। और हमें क्या समझ में आया कि स्टार को जब भी अटैक करने जा रहा है अब आउट हो रहा है। तो इस कारण से मैं नीतीश कुमार रेड्डी को अपनी टीम में फिलहाल ले नहीं रहा। यहाँ पे मैंने ब्लू लाइन भी ड्रॉ करी है स्टार को नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में, और अगर आप एरो देखोगे इस लाइन का तो वो स्टार की तरफ है, स्टार फेवरेट है इस मैचअप के अंदर। तो इसलिए मैं नीतीश कुमार रेड्डी को फिलहाल ले नहीं रहा। नेथन एलिस अगर खेलता है तो नेथन एलिस भी नीतीश कुमार रेड्डी टाइप का जो बैट्समैन होता है ना, इनको ऐसे बॉलर चाहिए होते हैं जो मतलब 130 की डाले तो 130 की स्पीड पे डाले, 140 की 140 की डाले। पर जो चेंज होता है ना 140 से 125, मतलब किसी ने स्लोअर बॉल डाल दी और वो पकड़ में नहीं आई स्लोअर बॉल, जब तक वो देखा स्लोअर बॉल है तब तक तो देर हो गई काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे जो बॉलर्स है, हर्षल पटेल, हर्षित राणा, इन्होंने आईपीएल में नीतीश कुमार रेड्डी को आउट करा है। और नेथन एलिस भी सेम टू सेम वैसी क्वालिटी का बॉलर है। एक्शन पता नहीं चलता कि कौन सी बॉल तेज़ आएगी, कौन सी धीरे आएगी, जब तक आती है, जब तक समझ में आता है तब तक लेट हो जाता है बैट्समैन। तो ये प्रॉब्लम नीतीश कुमार रेड्डी को आ सकती है, इसलिए मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी है। खेला है नहीं नीतीश कुमार रेड्डी ने इसको, एलिस को, लेकिन मैंने फिर भी रेड लाइन ड्रॉ करी है। जितना भी मैंने आईपीएल में देखा ना रेड्डी की बैटिंग, किसने उसको आउट करा, कैसा आउट करा, उसको ध्यान में रखते हुए। तो देखो बार्टलेट और डॉर्शियर ये दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी ठीक करते हैं। डॉर्शियर थोड़ा सा बैटिंग से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देता है, बार्टलेट को देखते हैं मौका मिलता है नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में बार्टलेट थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जिप मिलता है बॉल पे। डॉर्शियर डेथ में आकर कहीं ना कहीं से विकेट ले जाता है, जैसे T20 में देखा ही होगा, ओडीआई के अंदर भी कभी कभी यही चलता है इसका। और बैटिंग से वैल्यू है डॉर्शियर के पास। तो इंडिया से हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखो कौन कौन है, रोहित, विराट, केएल, ये 3 मैं अपनी टीम में रखूंगा। बैटिंग फेवरेट में मैच मान के जा रहा हूँ तो मैं गिल और श्रेयस को भी रखूंगा कि यार गिल कैप्टन है और कोई ड्रॉप देख लेना आपका जो ओपोनेंट होगा ना, और स्मॉल लीग में ड्रॉप नहीं करने वाला, क्योंकि गिल जिस फॉर्म में चल रहा है तो मैं स्मॉल लीग के अंदर ये चांस नहीं लेने वाला गिल के ऊपर। श्रेयस अय्यर का मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि यार पावर प्ले में 2 विकेट चले जाएंगे, यानी नई बॉल के सामने, हेजलवुड के सामने श्रेयस अय्यर आ जाएगा पावर प्ले के अंदर, तो मत लेना अय्यर को। अगर आपको लगता है इंडिया का टॉप ऑर्डर 15-20 ओवर तक खेल जाएगा हेजलवुड, स्टार को, और उसके बाद में अय्यर आएगा, तो अपनी टीम में पक्का रखना। तो चलो यार इंडिया के मैचअप मैंने काफ़ी डिटेल में आई होप समझाए हुए हैं, क्योंकि मैं बड़ा ना खोज के देखता हूँ कि कौन कैसे आउट हो रहा है। ऊपर से तो पता दिख जाता है ना कौन किस पे आउट है, कैसे आउट हो रहा है, कैसे समझ रहे हो, किस बॉल पे फंसा, पेस पे आउट हुआ, पिच के कारण आउट हुआ, प्रेशर के कारण आउट हुआ। तो वो सारी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब चलो देखो, अब अगले मैचअप पे चलते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग मार्च हेड करेंगे, सामने सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, ये 4 मेन बॉलर है। नीतीश कुमार रेड्डी पार्ट टाइम अगर जरूरत पड़ी तो ही, पर हमें फोकस करना है सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और राणा पे। देखो सिराज का अगर आप मैचअप देखोगे ना तो सबने इसको ठीक खेला है। मार्च ने ठीक खेला है, हेड ने तो आप तो देखा ही होगा, बीजीटी में इसको मारता भी, मतलब ज़्यादा है, विकेट कम देता है। तो हेड भी सिराज को ठीक खेल सकता है, मार्नस लाबुशेन भी सिराज को ठीक खेल सकता है, फिलिपी, कॉनोली, मिचेल ओवर, मैथ्यू शॉट, और एक प्लेयर जो मैंने नाम नहीं लिखा हुआ है मैथ्यू रेनशॉ, ये एकदम फ्रेश है, इन्होंने किसी को भी नहीं खेला, तो इनके ऊपर मैंने ब्लैक सर्कल ड्रॉ करा है। अगर हम वापिस सिराज पे हैं तो सिराज मेरे को इसलिए ओडीआई के उतना, ऑस्ट्रेलिया के सामने मेरे को अभी तक उतना कोई परफॉर्मेंसेस करते हुए दिखा नहीं। मार्च ने सिराज को ठीक खेला है। अर्शदीप सिंह और मार्च के बीच में देखो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है। ग्रीन लाइन का मतलब कि इस बॉलर को मार्च ने अटैक भी करा है और अपना विकेट भी दिया है, समझ रहे हो। यानी अर्शदीप सिंह ने मिचेल मार्श को आउट भी करा है, लेकिन मिचेल मार्श ने इसको अच्छे खासे रन भी मारे हैं। तो ये दोनों तरफ का मैचअप हो गया। विराट कोहली हेजलवुड में क्या था, हेजलवुड आउट कर रहा था, विराट कोहली आराम से खेल रहे थे, यानी विकेट नहीं दे रहे थे। यहाँ पे मार्श मार भी रहा है और अर्शदीप सिंह उसको आउट भी कर सकता है। तो दोनों तरफ का मैचअप होगा कि पिटाई भी हो रही है और आउट होने का खतरा भी है। तो ये हो गया मार्श और अर्शदीप का मैचअप जो मैंने आपको ग्रीन लाइन में दिखाया। और यहाँ पे एडवांटेज किसी के पास नहीं है, दोनों अर्शदीप आउट भी कर सकता है, मार्श पिटाई भी कर सकता है। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा से मुझे कोई दिक्कत दिखती नहीं मिचेल मार्श के सामने।
जो जहां जहां पे मैंने पिंक लाइन ड्रॉ करी ना, पिंक लाइन का मतलब कि इस बैट्समैन ने इस बॉलर को बहुत पिटाई करी है, मतलब बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन्स मारे हैं। तो मिचेल मार्श ने प्रसिद्ध कृष्णा को रिसेंट आईपीएल में बहुत तेज अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन मारे थे, और पहले भी एक बार सामना हुआ था, वहां पे भी रन्स मारे थे। तो प्रसिद्ध कृष्णा जिस टाइप का बॉलर है ना, और मिचेल मार्श को ऐसे बॉलर पसंद है जिनके ऊपर से बाउंस आ रहा हो ना, तो मिचेल मार्श काफी मारता है। तो मुझे कोई दिक्कत दिखी नहीं, और मैंने पिंक लाइन और ड्रॉ करी है कि ये बताने के लिए कि मिचेल मार्श अटैक करके खेल सकता है। बाकी हर्षित राणा से भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेविस हेड को किसी भी बॉलर से ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। अर्शदीप सिंह ने आईपीएल के अंदर पता है 2024 के सीजन में वहाँ पे 2 बार इसको बोल्ड कर दिया था, लेकिन उसके बाद से जो भी एनकाउंटर हुए हैं ना, वहाँ पे ट्रेविस हेड ने अर्शदीप सिंह को ठीक खेला और रन्स भी मारे। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा दिक्कत दिखी नहीं, क्योंकि वो देखो जैसे कोई नया बॉलर आता है तो हो जाते हैं और पता नहीं चलता यार कैसा बॉलर है, पर एक बार पता चल गया, समझ रहे हो, पता चल गया कि क्या डालता है कैसे डालता है, फिर बैट्समैन खेल जाता है। सेम ट्रेविस हेड के साथ ही हुआ है। मार्नस लाबुशेन ने सिराज को ठीक खेला है। प्रसिद्ध कृष्णा हर्षित राणा से कोई दिक्कत है नहीं। बस एक प्रॉब्लम क्या है, मार्नस लाबुशेन ने पता है अर्शदीप सिंह को खेला नहीं है, लेकिन मैंने तब भी ब्लू लाइन ड्रॉ करी है इन दोनों के बीच में। इसका रीज़न पता है क्या है, मार्नस लाबुशेन जो भी लेफ्ट आर्म पेसर होता है ना, जो स्विंग करवाता है, जिसकी स्पीड ये है, उसको एक तो आराम से खेलता है, जैसे बोल्ट, मार्को एंसन, ये सब, लेकिन विकेट भी दे देता है ऐसे लेफ्ट आर्म पेसर को। तो इसलिए, केवल इसलिए मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है, क्योंकि पास्ट में जो भी मार्नस लाबुशेन ने जितने भी ऐसे बॉलर्स को खेला ना, लेफ्ट आर्म पेसर जो स्विंग करवा रहे हैं, अच्छी लाइन लेंथ पे डालते हैं, स्पीड भी है, उनको एक तो आराम आराम से खेलेगा और हमें विकेट भी दे जाता है। तो ये इसलिए मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है अर्शदीप के बीच में और मार्नस के बीच में। तो जैसा देखो आपको दिख रहा है ना मैचअप, मेरे को ज़्यादा थ्रेटनिंग दिख नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया का मैचअप। हाँ, अगर मान लो अर्शदीप सिंह आता है, हेड को फिर से फंसा लेता है, क्या पता एक और बार आउट कर दे, जैसे आईपीएल में एक बार करा था, और मिचेल मार्श को भी आउट कर देता है, तो फिर जो लाबुशेन, फिलिपी, फिर जो ये होगा ना मिडल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, ये एकदम नया है। लेकिन ये क्वालिटी इनमें, ये बेकार प्लेयर नहीं है कि ऐसे उठा लिए, इनमें अच्छे प्लेयर हैं। बीबीएल के अंदर मैंने तो कितनी बार देखा है, काफ़ी अच्छे अच्छे हिट लगा लेते हैं। और ये मैच ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में हो रहा है, तो यहाँ पे बॉल अच्छे से आ रही होगी बैट के ऊपर, बाउंस आ रहा होगा पट के ऊपर, तो इनको आदत है। तो अच्छे प्लेयर हैं कॉनोली, फिलिपी पे ध्यान रखना, ये छुपा रुस्तम है इस मैच का, याद रखना। स्पिन ठीक खेलता है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा, विकेट कीपिंग करेगा, और काफ़ी ठीक प्लेयर है। देखना पड़ेगा कुलदीप यादव वो कैसा खेलता है, लेकिन ये जो भी लेग स्पिनर होते हैं ना बीबीएल के अंदर, काफ़ी अच्छा खेलता है लेग स्पिनर को। तो देखो जैसा मैंने बताया, फिलिपी, कॉनोली, मिचेल ओवर, मैथ्यू शॉट काफ़ी अच्छे प्लेयर है, काफ़ी अच्छी अच्छी हिट्स मार सकते हैं बीबीएल के अंदर। मैंने तो बहुत बार देखा है, स्पिन को भी काफ़ी ठीक खेलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इनका मिडिल ऑर्डर नया है तो इंडिया के सामने फंस जाएगा। भाई ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में मैच हो रहा है, स्पिन बर्थ के ऊपर ज़्यादा होगी नहीं, बाउंस पिच के ऊपर से आएगा। बहुत बार इन्होंने बीबीएल में बॉलर्स को इतनी स्पीड के बॉलर को खेला हुआ है और हिट भी मारे हुए हैं, 50-50 रन, 100-100 रन, तो इनको आदत है। तो ये अपनी होम एडवांटेज का अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है ये वाला जो मैच है ना, बैटिंग फ्रेंडली मैच होगा, याद रखना। तो चलिए सीवीसी अगर मैं बात करूँ, देखो मेरा फर्स्ट चॉइस इस मैच के अंदर, अगर आपको पहले रिस्की पिक की तरफ लेकर चल रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप रिस्की की पिक की तरफ जा रहे हो ना, रोहित शर्मा का जैसे बॉडी बिल्ड हुई है ना इस बार, पतले हो गए, फिट दिख रहे हैं, मैचअप भी ठीक है, तो बना सकते हो रोहित शर्मा को भी सीवीसी। रिस्की पिक्स बता रहा हूँ, और रोहित शर्मा रिस्की पिक्स में हो गए। ऑस्ट्रेलिया की साइड में अगर आपको किसी रिस्की पिक्स में डालना, तो आप जॉश फिलिपी को जरूर ट्राई करना। विकेट कीपर बैट्समैन, स्पिन को ठीक खेलता है, मिडल ओवर में बैटिंग करने आएगा, पूरा ट्राई करेगा इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करे, और 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा वहाँ पे अपना स्पॉट पक्का करे। तो जॉश फिलिपी की तरफ ज़रूर ध्यान रखना। ये रिस्की पिक्स बता रहा हूँ। सेफ पिक्स क्या है, विराट कोहली, सब लोग विराट कोहली को करेंगे। उसके बाद में बहुत से लोग शुभमन गिल को ट्राई करेंगे सीवीसी, लेकिन शुभमन गिल के पता है थोड़ा सा, मैं पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है, सामने स्टार्क होगा, जिसने स्टार्क ने रिसेंट टाइम्स में शुभमन गिल को ओडीआई हो चाहे टेस्ट मैच हो वहाँ पे आउट करा है। हमने अभी मैचअप स्टडी करा ना, स्टार्क की तरफ एडवांटेज है, तो मैं वहाँ पे रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि यार लोग शुभमन गिल को सीवीसी करेंगे, रन्स बना रहा है, ये कर रहा है, पर शुभमन गिल सीवीसी नहीं करने वाला। मैं ध्यान रखूंगा एक तो विराट कोहली पे ध्यान रखूंगा, केएल राहुल पे ध्यान रखूंगा। अगर आपको लगता है ना क्या चलो टॉप ऑर्डर में से किसी को सीवीसी करूंगा, क्या पता विकेट गिर जाए, एक्स्ट्रा बाउंस में कोई फंस जाए, स्विंग हो जाए, तो केएल राहुल जो कि 3 डाउन आएगा उसको भी ट्राई कर सकते हो। भाई बहुत अच्छा प्लेयर है केएल राहुल, और ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर आप देखोगे ना, चेक करोगे, कहीं ना कहीं से रन्स आ ही जाते हैं, समझ रहे हो। तो बैटिंग ट्रैप होगा। सेफ ऑप्शन, एकदम सेफ ऑप्शन सीवीसी करना है अक्षर पटेल, 8-10 ओवर बॉलिंग, मिडल ओवर में बैटिंग,
20-25 रन, चालाक बॉलर तो एक आधा विकेट, तो 60-70 पॉइंट ये एक लॉक हो गए अक्षर पटेल के। तो किसी को एकदम सेफ जाना और अक्षर पटेल प्रमोट भी हो सकता है, याद रखना। एक लेफ्ट हैंडर अगर इंडिया को जरूरत पड़ी तो अक्षर पटेल प्रमोट कर देंगे। तो अक्षर पटेल अगर आपको सेफ जाना एकदम कि यार मेरे को नहीं पता कौन सा बैट्समैन चलेगा, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अक्षर पटेल बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपको वाइस कैप्टन किसी को बनाना है तो देखो, बॉलिंग के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो वीसी अगर डॉर्शियस खेलता है तो डॉर्शियस वीसी कर सकते हो। एंड में आकर 2 विकेट इसको मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, और 20-25 रन बैटिंग से, 15-20 ही मान लो, तो ये भी एकदम है अक्षर पटेल टाइप का ही मान लो। डॉर्शियस थोड़ा सा बॉलिंग एंड से बोल रहा हूँ, अक्षर पटेल मैं बैटिंग एंड से बोल रहा हूँ, ऑलराउंडर व्यू से। तो ये दोनों हो गए बैटिंग बॉलिंग से। केवल किसी बैट्समैन को सीवीसी करना है, केएल राहुल बेस्ट ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन है। विराट कोहली ठीक ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया की साइड से मिचेल मार्श अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सामने अगर अर्शदीप सिंह आया, अगर अर्शदीप सिंह खेला तो मिचेल मार्श जैसे हमने मैचअप में देखा था आउट भी हो सकता है और अटैक भी कर सकता है, और अगर आउट हो गया तो वेस्ट हो जाएगा, अटैक करा तो बाकी सारे बॉलर के सामने उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मिचेल मार्श एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सीवीसी है। ट्रेविस हेड के लिए भी मैं थोड़ा सा सेम बोलूंगा, सामने अर्शदीप सिंह हो ना, क्या पता, क्योंकि ट्रेविस हेड का आप थोड़ा फॉर्म देखोगे ना ये वाला, तो साउथ अफ्रीका खेलने आई थी तो वहाँ रन्स नहीं बने, पर इंडिया सामने इंडिया होगी, रोहित शर्मा होगा, विराट कोहली भी होगा, ये सब 2023 में भी हुआ था। एक फाइनल था कोई अहमदाबाद के अंदर खेला गया, वहाँ पे 1 लाख लोग थे, वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था, ट्रेविस हेड ने बोलती बंद कर दी थी। तो ट्रेविस हेड को भी लोग सीवीसी करके आएंगे। देखो स्मॉल लीग में अगर आपको सेफ जाना है, अक्षर पटेल बहुत अच्छा ऑप्शन है, सेफ चॉइस। वीसी में सेफ जाना है, केएल राहुल या बेन डॉर्शियस अगर ये खेलते हैं, ठीक है। थोड़ा रिस्की जाना है, ट्रेविस हेड ऑप्शन है, मिचेल मार्श ऑप्शन है, विराट कोहली ऑप्शन है। विराट कोहली अक्षर पटेल का भी कॉम्बो बना सकते हो, विराट कोहली केएल राहुल का कॉम्बो, विराट कोहली बेन डॉर्शियस का कॉम्बो। तो विराट कोहली केएल राहुल बेन डॉर्शियस। विराट कोहली का भी हमको फॉर्म देखना है कैसा वाला फॉर्म होगा ना, क्योंकि अगर रिसेंट टाइम्स में आप देखोगे इंटरनेशनल में रन्स नहीं बने थे, तो हमको देखना पड़ेगा कैसा होगा। अक्षर पटेल बैटिंग बॉलिंग, डॉर्शियस बॉलिंग बैटिंग, और ये केएल राहुल विकेट कीपिंग और बैटिंग। तो ये 3 हो गए थोड़ा सा सेफ कि यार इनको मौका मिला तो ये पॉइंट्स देके चले जाएंगे, सेफ पॉइंट 70, 80, 90 जो भी सेफ पॉइंट होते हैं ना। रिस्की सीवीसी जा रहे हो, रोहित शर्मा रिस्की सीवीसी, मिचेल मार्श थोड़ा सा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सीवीसी। उसके बाद में ट्रेविस हेड, बहुत लोग ट्रेविस हेड को सीवीसी करेंगे, तो जो सेफ खेल रहा है, जो थोड़ा सा भेड़ चाल में जाना चाहता है, वो ट्रेविस हेड को सीवीसी कर सकता है। यही मेरे सीवीसी हैं। एकदम अल्ट्रा रिस्क लेना है जीएल टाइप के अंदर, और जॉश फिलिपी अगर 2 डाउन बैटिंग कर रहा है तो वो भी बहुत ठीक ऑप्शन है सीवीसी का। मिचेल ओवन अगर खेलता है और उसकी बॉलिंग ओवर्स कंफर्म है कि यार ये 10 ओवर डालेगा, तो अपनी टीम में मैं पक्का लूंगा, क्योंकि यार 10 ओवर डाल रहा है और लोअर ऑर्डर में आके बैटिंग कर रहा है, तो समझ रहे हो, 1 विकेट भी मिला और 20-25 रन बने, तो ठीक ठाक वो वैल्यू है मिचेल ओवन के साथ भी, अगर वो 10 ओवर डाल रहा है। पर अगर वो केवल बैटिंग के लिए, तो मैं अपनी टीम में कंसिडर नहीं करूंगा। तो मैं एक बेस टीम बनाता हूँ जैसा आपको दिख रहा होगा ना, तो जो भी आपको मेरी बेस टीम दिखे है ना, इसके अंदर देखो 8 प्लेयर हैं, ये मेरे फिक्स रहेंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल, अक्षर पटेल, फिर मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया की साइड से, बेन डॉर्शियस बैटिंग बॉलिंग, ट्रेविस हेड, ये 8 प्लेयर फिक्स है। 9वां अगर आप में इसमें फिक्स करना है, अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो स्टार्क को कर सकते हैं हम। अगर मान लो मैं इंडिया की साइड से कोई बॉलर ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं मोहम्मद सिराज की जगह पे प्रसिद्ध कृष्णा ट्राई करूंगा, ठीक है, अगर इंडिया बॉलिंग फर्स्ट कर रही है पर्थ की पिच के ऊपर। अब मान लो इंडिया बॉलिंग सेकंड कर रही है, ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग फर्स्ट कर रही है, तो मैं एक डॉर्चर रखूंगा, स्टार्क रखूंगा, और इनका एक प्लेयर जो जॉश फिलिपी है ना, वो भी काफ़ी अच्छा यार है ना, मिडिल ऑर्डर के अंदर आएगा, स्पिन ठीक खेलता है, तो उसके ऊपर मेरी नज़र बनी हुई है। बाकी कूपर कॉनोली देखते हैं कहाँ बैटिंग करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखना पड़ेगा ना, फिलिपी तक तो इनकी बैटिंग फिक्स है, बाकी नीचे कौन खेलेगा वो देखना पड़ेगा। तो मैं पूरा ट्राई करूंगा अपनी टीम में बैट्समैन को ज़्यादा रखूं, और अपनी टीम के अंदर उन्हीं बॉलर्स को रखूं जो थोड़ा डेथ वेथ में बॉलिंग करवाएं, या जिनके मैचअप थोड़े से हैं। तो देखो ये एनालिसिस था, मैंने आपको एक एक चीज़ आई थिंक डिटेल में समझाई है, मैं किस प्लेयर को क्यों लूँगा, क्यों ड्रॉप कर रहा हूँ, किस प्लेयर की वीकनेस क्या है, किसकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन कहाँ पे फंस रहा है, क्यों फंस रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप हमारा सुबह का मैच अच्छा जाए। तो मैं आपसे कल टेलीग्राम पे मिलूंगा, ठीक है, टॉस के टाइम पे 8:30 बजे। बाय बाय।